नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 3। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें यूनिट नंबर 3 ट्रांसफार्मर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैनल पे यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं। जाइए आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में, सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल हैं और पहले का सब वीडियो देख लीजिए यूनिट 1 और 2 के। ठीक है, आज हम एक नया यूनिट एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। आइए अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। आप लोगों ने कोई भी किसी भी स्तर पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो ट्रांसफार्मर का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारे गली में, मोहल्ले में, कॉलेज में, स्कूल में हर जगह इंस्टॉल रहता है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं और क्या क्या इसकी इफ़िशियंसी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। हमको इस यूनिट में क्या क्या डिस्कस करना है वो सब टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस है जो बॉक्स में हम लिखे हैं इस यूनिट का, मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। जैसा कि हमने पहले की यूनिट में इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में देखा था, जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा रहता है, रेसिस्टेंस लगा रहता है, करंट सोर्स लगा रहता है, केवीएल केसीएल निकाल के हम करंट वोल्टेज निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम मैग्नेटिक के फॉर्म में देखेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, उसके बाद है आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। जो भी ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक सर्किट पे डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए हम मैग्नेटिक सर्किट पहले स्टडी करेंगे। जितने भी हमारे मोटर्स हैं, जनरेटर हैं, ट्रांसफार्मर हैं, ये सारे में क्या यूज होता है, मैग्नेटिक सर्किट। इसीलिए हमको मैग्नेटिक सर्किट का फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर पे आएंगे, क्या है आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। उसके बाद है इक्विवेलेंट सर्किट। एक हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है बड़ा सा, उसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही होता है इक्विवेलेंट सर्किट। ट्रांसफार्मर में कितने तरीके के लॉस हैं, हर मशीन में लॉस होते हैं, मोटर हो, जनरेटर हो, हर जगह लॉस है। कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं इनपुट दिए और कंप्लीट वो आउटपुट मिले, कहीं ना कहीं लॉस होता है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो हो सकता है कि ये 100 मीटर जाने के बाद किसी को सुनाई ना दे, क्योंकि पूरा एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा रास्ते में। तो लॉस हर सिस्टम में, उसी तरह ट्रांसफार्मर में भी लॉसेस हैं। कौन कौन से लॉसेस होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद है हमारा लास्ट सब टॉपिक रेगुलेशन एंड इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है, कार्य क्षमता कितनी इफिशियंसी है उसके। अगर हम मान के चलते हैं किसी की इफिशियंसी 100 है तो उसमें से 100 में से उसका कितना % इफिशियंसी होता है। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस के बारे में हो गई ट्रांसफार्मर के। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या सब टॉपिक है बस वहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ से एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे, समझते जाएंगे। किसी भी चीज़ का हम यहाँ पे डिटेल डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, सब चीज़ अभी समझाएंगे अच्छे से, जो ज़रूरत होगा थोड़ा बहुत लिखवाएंगे। बाकी सबको डेफिनेशन के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है चीज़ों को समझना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, न कि बस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो हमको कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या होगा, समझना ज़रूरी है। कंटेंट बहुत अवेलेबल है, हम लोग खुद PDF के फॉर्म में देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए, इसको स्टडी करिए। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मैग्नेटिक सर्किट पे। ठीक, मैग्नेटिक सर्किट से पहले समझते हैं कि आखिर मैग्नेट क्या है। मैग्नेट वर्ड से ही आया मैग्नेटिक, मैग्नेट। बचपन में खेलते होंगे आप लोग चुंबक, जिसको हम बोलते हैं चुंबक। कोई भी एक बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं, मतलब मैग्नेट का टुकड़ा जो भी रेक्टेंगुलर शेप में या जो भी मार्केट में मिलता है चुंबक, जैसे कि बचपन में हम लोग खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप लोग 12th में पढ़े होंगे, उसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। उसमें क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, हमारी
मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। कौन सी लाइन? मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइन कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ से। और कहाँ पे इंटर करती हैं? साउथ में। ठीक, इतनी नॉलेज अभी होनी चाहिए हमको मैग्नेट में कि एक मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस, ये कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस हैं ये हमें दिखती नहीं है, बट हर मैग्नेट के चारों तरफ ये लाइंस रहती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में इंटर करती हैं। नॉर्थ साउथ में हमें नहीं दिखता है, नॉर्थ साउथ होता है उसमें। ठीक, और क्लोज लूप बनाने के लिए जैसे ये लाइन नॉर्थ से निकला, साउथ में गया, और फिर मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ में जाता है। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से निकलता है और नॉर्थ में जाता है, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है। ठीक, तो ये बात हुआ। अब देखते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में किसी को चाहिए तो वही लिख सकता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए इमेजिनरी लाइंस। अगर इसी को हम लिखवाएं यहाँ पे तो यही लिखवा सकते हैं जो भी डिक्टेट कर रहा है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए मैग्नेटिक लाइन दैट्स इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर्स इनटू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट द लाइंस इज फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिए जो कि हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल रहेगा। हम समझा दिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं, इमेजिनरी लाइंस जो हैं, अगर हमको किसी एक पॉइंट पे, जैसे हमारे पास मैग्नेट है, अगर हमको इस पॉइंट पे चाहिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मतलब उस चुंबक का प्रभाव कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम उस मैग्नेटिक लाइन पे क्या कर देते हैं? टेंजेंट खींच देते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग जो टेंजेंट होता है वही उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर देगा तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो जाएंगे? 2 टेंजेंट हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एक ही प्रॉपर्टीज है जो कि अभी हमको इतना पता होना चाहिए। इतना बेसिक लेवल का कभी एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये जब तक हम फाउंडेशन नहीं बनाएंगे हम ट्रांसफार्मर पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज हो गया। एक चीज़ और समझते हैं, बहुत बच्चों में ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हमें कैसे पता कि ये नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, हम कैसे मान लें कि नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है? तो ये एक्सपेरिमेंटल से हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ था? एक हमको मैग्नेट का टुकड़ा रखा गया, ठीक, नॉर्मल मैग्नेट का टुकड़ा बाजार से लाए, हम उसको प्लेस्ड कर दिए और सिंपल क्या किए, उसके अगल बगल में आयरन, लोहा का बुरादा, एकदम हल्का हल्का छोटा छोटा लोहा का बुरादा हम ऐसे प्लेस्ड कर दिए, इसके चारों तरफ रख दिए। मैग्नेट क्या करता है? लोहे के ऊपर फोर्स लगाता है, या लोहे को ढकेलता है, या लोहे को चिपकाता है। मैग्नेट यही चीज करता है, या तो लोहे को ढकेलता है या लोहे को चिपकाता है। तो हम क्या किए कि एक मैग्नेट लिए और मैग्नेट के चारों तरफ आयरन का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हम प्लेस्ड कर दिए। थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि जो आयरन का जो पीसेस हैं
वो इस तरीके से अरेंज हो गए। ये जो डॉटेड बनाया है ये एज्यूम कर लीजिए कि आयरन के पीसेस है, तो आयरन के पीसेस का अरेंजमेंट ये हो गया। ठीक, तो हमें ये आइडिया आ गया कि हाँ मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, किसी एक पोल से निकलता है दूसरे में जाता है, जहां से निकलता है वो नॉर्थ हो गया, जहां जाता है उसको नाम दे दिए साउथ। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको ये चीज पता चला। ठीक, अब हम आते हैं मैग्नेट कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ मैग्नेट। कितने तरीके के मैग्नेट होते हैं? दो तरीके के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है ये सब, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सारी चीजें हम लोग बेसिक लेवल के मैग्नेटिज्म में भी पढ़े होंगे क्लास 12th में, जिस भी बोर्ड में हो सब में है, बट यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ा रहा है। दो तरीके के मैग्नेट होते हैं, परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी ख़त्म नहीं होती है। एक टुकड़ा लिए, उसको रख दिए बक्से में, उसको रख दिए कहीं भी 2 साल 5 साल 6 महीने, उसको जब भी हम यूज करेंगे तो वो लोहा को चिपकाएगा या लोहा को धकेलेगा, वो फोर्स लगाएगा। मतलब उस मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो परमानेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। वैसे मैग्नेट को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ऐसे वो मैग्नेट को क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। सेकेंड टाइप में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखिए, हम एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट से पहले एक चीज़ समझते हैं जो कि हम पहले दूसरे यूनिट में बताए थे, एक बार और उसको रिवाइंड करा देते हैं। हमने ये कहा था कि एक साइंटिस्ट थे ऑस्टेड, OCSHTRED ऐसे कुछ नाम था, पढ़े होंगे आप लोग क्लास 12th में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या हम बोलें कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो, नॉर्मल कंडक्टर नहीं, उस कंडक्टर में क्या होना चाहिए? करंट फ्लो होना चाहिए। कहीं ना कहीं कंडक्टर में हम क्या किए हैं? कहीं ना कहीं हम कंडक्टर में सप्लाई दिए हैं। बिना सप्लाई के तो करंट फ्लो करेगा नहीं। कहीं ना कहीं हम कंडक्टर में क्या किए हैं? सप्लाई दिए हैं। तो उस सप्लाई की वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो किया, ये कंडक्टर है उसमें सप्लाई दे दिए, तो कंडक्टर में क्या फ्लो हुआ? करंट फ्लो हुआ। तो इस करंट की वजह से क्या हुआ? उसके किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इन्होंने कहा, इन्होंने भी कैसे कहा? एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि जो कंडक्टर थे, कंडक्टर के अगल बगल आयरन पीसेस रख दिए। तो उन्होंने ये देखा कि जो आयरन पीसेस हैं ये सर्कुलर फॉर्म में अट्रैक्ट हो गए, सर्कुलर फॉर्म में अट्रैक्ट हो गए। नॉर्मल रखे थे और मतलब रैंडमली रखे तो उन्हें सर्कुलर फॉर्म बना दिए। तो यहाँ से उनको ये पता चला कि हर कंडक्टर में जिसमें कि करंट हो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो मैग्नेट होगा बिना करंट दिए हुए, एक मैग्नेट होता है करंट की वजह से, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हमारे पास सिंपल एक कंडक्टर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, अगर हम बहुत सारे कंडक्टर इस तरीके से इस कंडक्टर को ट्विस्ट कर दिए, इसी कंडक्टर को क्या किए हम? ट्विस्ट कर दिए सोलिनॉइड के फॉर्म में। अभी तो सिंगल था, अब ये कई ये 2 पार्ट में हो गया, ये 2 पार्ट में हो गया। इस तरीके से अगर यहाँ से करंट फ्लो हुआ, इसमें इस तरीके से होगा करंट फ्लो, इस तरीके से होगा। तो इस करंट की वजह से क्या होगा? ये पूरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा, जो कि हम इसमें बेसिक में बताए थे। बात समझ में आया?
यही होता है सोलिनॉइड, या इसी को हम बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर यही होता है। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? साइंटिस्ट ने ये बताया कि कोई कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो, उस करंट की वजह से कंडक्टर के क्रॉस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। उसी को जब यूज किया तो बोला कि अरे भाई, एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना हो रहा है, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ज़रूरत है तो हम क्यों जाएं बड़ा सा चुंबक लाने? हमको तार दे दो, हमको एक तार दे दो, उसी तार को हम खूब ट्विस्ट कर देंगे। उसी तार को हम क्या कर देंगे? ट्विस्ट कर देंगे। एक तार है, उसी तार को ऐसे ऐसे घुमा दिए बस, और उस तार में करंट फ्लो करा दिए, वो भी चुंबक की तरह बिहेव करने लगा। हमको लफड़ा ही नहीं है खरीदने का बार मैग्नेट। जो प्रॉपर्टी जिसकी होगी, सेम प्रॉपर्टी जिसकी होगी। इसमें भी नॉर्थ से साउथ जाता था, वह चीज इसमें होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जहां हमेशा रहेगी। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक हम करंट देंगे तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही हम करंट हटा दिए, जैसे ही हम ये सप्लाई दिए थे तब तक मैग्नेट की तरह था। जैसे ही हम ये सप्लाई हटा दिए, नॉर्मल हो गया, इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, ये नॉर्मल हो गया कंडक्टर। इसमें कोई करंट नहीं तो कोई मैग्नेट नहीं, इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि इस करंट की वजह से अगल बगल कितना मैग्नेट का प्रभाव है, कितना उसका अगल बगल प्रभाव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि एक चार्ज की वजह से कितना अगल बगल उस चार्ज का प्रभाव है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। बताए थे कि स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग चार्ज की वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज का क्या मतलब हुआ? मूविंग चार्ज से ही तो करंट बनता है। करंट के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज का मूविंग होना चाहिए। तो मूविंग चार्ज से मतलब, मूविंग चार्ज का दूसरा मतलब क्या निकला? करंट। तो करंट से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक। तो अभी तक दो चीज समझें। एक मैग्नेट क्या होता है, कितने तरीके के मैग्नेट होते हैं? परमानेंट मैग्नेट, सॉलिनॉइड क्या वो होता है? इसी मैग्नेट को हम ट्विस्ट कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं, उससे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाती है उसी को हम बोलते हैं सॉलिनॉइड या इंडक्टर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। छोटे छोटे टर्म सीखेंगे तो पूरा मैग्नेटिक सर्किट हमारा हो जाएगा। एक ने अलग से टर्म देखते हैं, एमएमएफ। डीसी सर्किट में एक टर्म हम डिफाइन किए थे, ईएमएफ। डीसी सर्किट में एक टर्म डिफाइन किए थे, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? जो बैटरी होता है, किसी पॉइंट के अलोंग में पोटेंशियल जिसकी वजह से करंट फ्लो करे, वही होता है ईएमएफ। अगर हमारे पास कोई रेसिस्टर है तो इस रेसिस्टर में करंट फ्लो कराने के लिए इस रेसिस्टर के क्रॉस क्या लगाना होगा? वोल्टेज। और इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं ईएमएफ। फोर्स टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन या फोर्स टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। यही तो होता है ईएमएफ डीसी सर्किट में, फोर्स टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन। उल्टा अगर पढ़ेंगे तो फोर्स टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन, सीधा बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मोटिव करने में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। जब तक हम ईएमएफ नहीं लगाएंगे किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। एमएमएफ और ईएमएफ आपस में एनालॉजी है। जैसे जो मतलब ईएमएफ का होता है, मैग्नेट एमएमएफ क्या करता है? जैसे ईएमएफ करंट फ्लो कराने का काम करता है, उसी तरीके से एमएमएफ जो होता है वो फ्लक्स फ्लो कराता है। आगे समझेंगे कि क्या होता है फ्लक्स। ठीक है, तो एमएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का इक्विवेलेंट। ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और एमएमएफ जो होता है, जिसको कि बहुत एफ लिखते हैं,
उसका जो होता है फॉर्मूला N इंटू आई। एमएमएफ का क्या होता है? N इंटू आई। किसकी वजह से एमएमएफ जो है, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही थी किसी कंडक्टर के अक्रॉस, अगर हम करंट दे रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे जनरेट हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था? करंट की वजह से। करंट की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था जनरेट। तो N इंटू आई, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी। जैसे हम बताए थे कि सिंगल में जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जो टर्न कर देंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और टर्न कर देंगे और ज़्यादा होगा। अगर हम 1 मीटर का तार लिए हैं, 1 मीटर को अगर 10 टर्न कर देते हैं और 1 मीटर को 20 टर्न कर देते हैं इसी 1 मीटर को, तो 10 टर्न वाला में इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसमें जो होगा और इसमें जो होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा। एक ही मीटर का तार था, अगर हम ट्विस्ट बहुत ज़्यादा कर देंगे, उसके टर्न्स बहुत ज़्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम तार बड़ा कर दिए, उसी 1 मीटर को अगर हम बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए इस जो एमएमएफ को डिफाइन करते हैं N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, 2 चीज़ कॉज होता है एमएमएफ प्रोड्यूस होने का। करंट तो मस्ट है, करंट तो मस्ट है, बिना करंट के होगा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न से भी असर पड़ता है। और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न, आई से एम्पियर और एन से टर्न, तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर टर्न। ठीक, ऐसे ही देखेंगे। इसका डेफिनेशन बताएं, पहले ही बताएं कि डेफिनेशन सब लिखा हुआ मिलेगा। डेफिनेशन में एमएमएफ का मतलब जो चीज़ बोले हैं वो चीज़ को इंग्लिश में बस एक्सप्लेन कर देगा, बाकी मतलब हम समझा दिए। एमएम जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। ठीक है, अब हम अगले टर्म्स पे आते हैं एमएमएफ के बाद, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझें तो जो मैग्नेट के अलोंग इमेजिनरी लाइंस हैं, जो मैग्नेट के अलोंग इमेजिनरी लाइंस हैं, अगर इमेजिनरी लाइंस बहुत ज़्यादा हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? उसके प्रोपोर्शनल होता है। बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि जो इमेजिनरी लाइंस है इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये जो हमारा मैग्नेट है, चुंबक है, या तो परमानेंट से हो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से हो, बात सेम है। अगर इमेजिनरी लाइंस ज़्यादा हैं, या इमेजिनरी लाइंस को ही आप फ्लक्स एक इस लेवल में बोल सकते हैं। इस लेवल में, फर्स्ट ईयर के लेवल में आप ये बस समझ सकते हैं कि जो इमेजिनरी लाइंस है इसी को हम क्या नाम दे दिए? फ्लक्स। इसी को क्या नाम दे दिए? फ्लक्स। ठीक, और इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट वेबर। क्या है? वेबर। एसआई यूनिट क्या है? वेबर। डब्ल्यू भी लिखते हैं, पूरा नाम होता है वेबर, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, तो अभी तक समझ गए एमएमएफ क्या होता है, समझे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम समझते हैं रिलक्टेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारा। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का ईएमएफ होता है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोले? एमएमएफ। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, क्या फ्लो करता है? करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ईएमएफ होता है वो क्या फ्लो करता है? करंट। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में जो एमएमएफ होता है वो क्या फ्लो करता है? फ्लक्स। फ्लक्स ही तो फ्लो करता है। अरे भाई, ये जो फील्ड हुआ कैसे बना? ये जो फील्ड हुआ कैसे बना? एमएमएफ की वजह से ही तो हुआ, N इंटू आई की वजह से ही तो ये फील्ड बना। ठीक है, तो जैसा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है वैसा ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज है वैसा ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ है। ठीक,
अब आता है हमारे पास रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है? जैसा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी किसी कंडक्टर के में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है उस करंट को अपोज करना, जिसको कि हम रेसिस्टेंस नाम देते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है उस करंट को अपोज करना, जिसका कि हम नाम रेसिस्टेंस देते हैं। उसी तरीके से जब मैग्नेटिक सर्किट होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और उस फ्लक्स को जो अपोज करता है सर्किट में उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस। बात समझ में आया? जो काम रेसिस्टेंस कर रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही काम रिलक्टेंस कर रहा है मैग्नेटिक सर्किट में। तो जैसे कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/A, यही होता है, या तो R = L/σA। ठीक, अगर हम रिलक्टेंस की बात करें तो रिलक्टेंस को S से डिनोट करते हैं। S से इसका भी फॉर्मूला जो होता है वो L/μA। म्यू क्या है आगे बताएंगे, अभी भी बता सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले में R = L/σA है। सिग्मा क्या है? इसकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी है, इस कंडक्टर कितना करंट पास कर सकता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में म्यू जो है परमिएबिलिटी है, कि कितना फ्लक्स पास कर सकता है। ठीक, तो ये है। अब आइए एक इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। रिलक्टेंस हो गया L/μA, ठीक है। लेंथ पर, इसको लेंथ पर मीटर स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा यूनिट, इसका लेंथ प्लस मीटर स्क्वायर करके देख लेंगे, हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल होगा। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ये किसका इक्विवेलेंट सर्किट है? इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ये किसका है? इलेक्ट्रिकल सर्किट का। मैग्नेटिक सर्किट का क्या होगा? मैग्नेटिक सर्किट को भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो डिफाइन है वो रख देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी हमारा मैग्नेटिक सर्किट है उसमें हमको अगर बेसिक लॉज लगाना है, केवीएल, केसीएल और नोडल मेश जो भी लगाना है, तो उस मैग्नेटिक सर्किट को हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विवेलेंट में लिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक सर्किट आता है, मैग्नेटिक सर्किट में को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक सर्किट को लिखें इस तरीके से, तो रेसिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस। रेसिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस। ईएमएफ की जगह क्या हो जाएगा? एमएमएफ। F = NI। और करंट जो निकल रहा था इसकी जगह क्या निकलेगा? फ्लक्स। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक सर्किट। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक सर्किट, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एक दो और टर्म बचा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं B से। इसका डेफिनेशन होता है कि पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स पास किया। किसी पर यूनिट एरिया में अगर हम यहाँ पे चुंबक ले लिए नॉर्थ और साउथ पोल, और इसमें से फ्लक्स ये निकला इमेजिनरी लाइंस, अगर हम यहाँ पे कोई एक एरिया ले लेते हैं, तो इस एरिया में कितने फ्लक्स पास किए, वही हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी।
दो चीज़ होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जो फ्लक्स हो रहा है मैग्नेट की वजह से, अगर हम उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया लेते हैं तो पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स पास करता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है, अगर हम यहाँ से निकालें, फ्लक्स का होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, इसी को हम बोलते हैं टेस्ला, इसी को हम बोलते हैं टेस्ला। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला। किसको बोलते हैं टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लक्स का यूनिट होता है टेस्ला, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ठीक, इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डिफाइंड एज द फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। अब आइए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी समझे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है कि इंटेंसिटी बहुत कम है, ये चीज़ होता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या है। डेंसिटी का मतलब हो गया एरिया से कितना पास हो रहा है, ये बात करना है। और इंटेंसिटी का मतलब हो गया उसका मतलब प्रभाव कितना ज़्यादा है। ठीक है, लोग बोलते हैं इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब प्रभाव कम हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, प्रभाव बढ़ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है B इक्वल्स टू म्यू एच। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अभी बताएं, फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। डेंसिटी, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होता है कि कोई भी मटेरियल कितना करंट पास कर दे, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होता है कि कोई भी मैग्नेटिक पाथ रहेगा वो कितना मैग्नेटिक और फ्लक्स को पास कर रहा है, वही होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और H होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस फॉर्मूला से हम याद रखते हैं B इक्वल्स टू म्यू एच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात हो गई हमारा मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड। एक दो और चीज़ें रह गई हैं। मैग्नेटिक सर्किट दो तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ये नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम फिर ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। हैंड रिटन नोट सब इसका अपलोड हो जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और PDF के फॉर्म में उसको स्टडी करिएगा। जितनी भी चीज़ें बताएं हैं सबका डेफिनेशन और सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।